दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन क्लास, जिसमें कि पॉलिटी की क्लास का रिवीजन करवाया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है, बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितनी भी आपकी पॉलिटी की क्लास छूटी है वो मंडे तक कंप्लीट हो जाएगी, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। सर्वप्रथम हम अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में करवाया जाएगा। पहले अनुच्छेद में दिया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यह वर्णित है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में है नए राज्य का प्रवेश। फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम को नए राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्य का गठन के बारे में। यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। फॉर एग्जाम्पल, तेलंगाना। किसी भी नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। राज्यों की सीमा या फिर कोई नया नाम देना हो या क्षेत्र परिवर्तन करना हो, यह अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 5 जो कि संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान टू भारत, यानी माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, वर्णित है। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून का अधिकार संसद को दिया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स यानी कि 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या है, तो आइए इसे देखते हैं। संसद कानून बना सकती है, यानी मौलिक अधिकार ये असंगत तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार पर कानून संसद बना सकती है, लेकिन यदि यह असंगत होगा तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है, यानी इसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करता है। यदि कोई भी मौलिक अधिकार पर कानून संसद बनाती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मौलिक अधिकार पर बनाए गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन होता है, तो इसका आंसर है यस, होता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता यानी इक्विलिटी बिफोर लॉ, विधि का शासन, ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में, यानी कि न्यायालय के समक्ष, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15(1) में धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15(1) में वर्णित है। अनुच्छेद 15(6) मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16 देखते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 16 में। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम क्या लिखा गया है अनुच्छेद में, इसे देखते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, जिसमें कि शिक्षा और सेना अपवाद है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और चुप रहने का भी अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में। कोई भी व्यक्ति चाहे वह बोले या फिर चुप रहे, यह उसका
अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 दो सिद्धि से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार कोई भी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह सबसे बड़ा अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत कई अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। मानव अंगों का क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 23 देखते हैं, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम निषेध है। अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। यूपीएससी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 24 देखते हैं, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक, यानी कि बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवाना है, यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार है, चाहे वह कोई भी धर्म स्वीकार करे या न करे या फिर उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 27 देखते हैं, किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा, यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 27 में। जजिया कर इत्यादि यह एग्जाम्पल है, कोई भी टैक्स धर्म के नाम पर नहीं देना होगा। फीस आप दे सकते हैं, जैसे कि मंदिर के बाहर जूते उतारने का जो फीस लगता है वो टैक्स के अंतर्गत नहीं आएगा, या फिर बाइक खड़ा करने का जो फीस लगता है वो कोई भी ले सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर टैक्स जमा नहीं करना होगा। फीस और टैक्स में अंतर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 29 देखते हैं, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, यह अनुच्छेद 29 में दिया गया है। माइनॉरिटी के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म आते हैं। जिस धर्म की जनसंख्या 50% से कम होती है वह अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। अनुच्छेद 33 देखते हैं, अनुच्छेद 33 सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा, यह अनुच्छेद 33 में है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लगा हुआ है तो संसद नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकता है, यह अनुच्छेद 34 में वर्णित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 38 देखते हैं, अनुच्छेद 38 यह संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी के रूप में वर्णित है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में स्थित है। आइए देखते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, यानी पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में। डीपीएसपी का फुल फॉर्म देखते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 39A देखते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड्स, इसका प्रावधान राज्य करेगा। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। जहां भी आप कैपिटल में ए देखते हैं, कोई भी लेटर कैपिटल में देखते हैं अनुच्छेद के साथ, तो इसका मतलब है कि वो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है बाद में। अनुच्छेद 40 देखते हैं, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 यह अनुच्छेद 9B में वर्णित है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, यह
जैसे कि भारत के गोवा राज्य में वर्तमान में लागू है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि विवाह, तलाक, गोद इत्यादि पर पूरे भारत में एक कानून होना चाहिए। अनुच्छेद 47 पोषण और लोक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार यानी राज्य को कार्य करना चाहिए, ऐसा बाध्यकारी नहीं है। डीपीएसपी में न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, यह राज्य के लिए एक बाध्यकारी नहीं है। राज्य चाहे तो यह कार्य कर सकती है। डीपीएसपी स्वतंत्र है न्यायिक पुनरावलोकन से। अनुच्छेद 48A देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव रक्षा यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कैपिटल A लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यह संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है। अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, यह अनुच्छेद 50 में है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी विदेश नीति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51A में लिखा गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं जुड़ा था। यह संविधान संशोधन जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 52। यह संविधान के भाग 5 में संघ के रूप में वर्णित है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल संघ में वर्णित है। यह सबसे बड़ा भाग है संविधान का, जिसमें कि 100 अनुच्छेद स्थित हैं। अनुच्छेद 52 में देखते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। अनुच्छेद 53 देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है, यानी कि निर्वाचन मंडल के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इलेक्टेड सांसद भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 55 देखते हैं निर्वाचन की रीति यानी मैनर ऑफ इलेक्शन यानी एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। अगला देखते हैं अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किया गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 57 री इलेक्टेड के बारे में दिया गया है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है, तो यह कई बार भी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है, इसकी कोई भी बाध्यता नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की एज 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के यानी ओथ। राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, यह केवल राष्ट्रपति के लागू होता है। महाभियोग शब्द यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 63 देखते हैं भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हुआ तो इस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति चाहे तो मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, फांसी की सजा माफ कर सकता है, यदि कहीं मार्शल लॉ लगा हो तो उस सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ऐसा
लिखा गया है अनुच्छेद 74 में, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद देता है और इसका हेड प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं से नहीं कर सकता है और यह सलाह क्या बाध्यकारी होता है? तो इसका आंसर है हाँ, मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75(3) देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 75(2) में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि अनुच्छेद 75(2) में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद, ऐसा दिया गया है। अगला देखते हैं, महान्यायवादी यह प्रसाद प्रयत्न राष्ट्रपति के नियुक्त होता है। यह भारत सरकार का वकील होता है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 79। आप ध्यान दीजिएगा, इसे आप सरला से याद रख सकते हैं। स से हो गया संसद। यह अनुच्छेद 79 में वर्णित है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। र से राज्यसभा है जो कि अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 81 आप ला से याद रख सकते हैं। ला से लोकसभा जो कि इसे निम्न सदन कहा जाता है। अगला अनुच्छेद 85 है, सदन के सत्र का सत्राहूत और सत्रावसान और विघटन। यह अनुच्छेद 85 में वर्णित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सत्राहूत मतलब होता है सत्र की शुरुआत करना, सत्रावसान मतलब सत्र का अंत करना और विघटन मतलब भंग करना। नोट पॉइंट में देखते हैं, सत्र स्थगन यानी कि सत्र को बीच में रोकने का अधिकार यह सत्र के अध्यक्ष को होता है। नोट पॉइंट में देखिएगा, सत्रावसान और सत्राहूत की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 87 में दिया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यह अनुच्छेद 87 में वर्णित है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 105 में संसद के एमपी के विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 108 जिसे संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है, यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 108 में। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोट पॉइंट में देखते हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। अनुच्छेद 110 देखते हैं, यह मनी बिल की परिभाषा यानी धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, यह अनुच्छेद 111 में वर्णित है। लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में जाता है कोई बिल और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर सिग्नेचर कर सकता है या फिर उसे रिजेक्ट भी कर सकता है या पॉकेट वीटो का यूज भी कर सकता है। अनुच्छेद 112 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक दिया गया है अनुच्छेद 114 में। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से पारित करवाना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 114 के तहत। अनुच्छेद 123 देखते हैं, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह अनुच्छेद 123 में है। विधायी शक्ति यानी कि कानून निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति के पास वर्णित है। अनुच्छेद 124 देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसकी संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन, भत्ते इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला उसे एक अभिलेख के रूप में
रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है, जो कि आगे किसी भी केस के फैसले में यूज किया जा सकता है। इसलिए यह 129 में वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट संभाल कर रखता है। अनुच्छेद 131 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारिता, वह चाहे केंद्र वर्सेस राज्य विवाद हो या फिर राज्य वर्सेस किसी राज्य में विवाद हो, तो उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का रिव्यू हो सकता है। यह अनुच्छेद 137 में वर्णित है, यानी कि फिर से पुनर्विचार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का। अनुच्छेद 141 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होते हैं अन्य न्यायालय के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट हो। यह निम्न न्यायालय के लिए बाध्यकारी होता है यदि कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुनाता है तो। अनुच्छेद 142 देखते हैं। अनुच्छेद 142 में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय के बारे में बताया गया है। किसी भी केस को, चाहे वो हाई कोर्ट में चल रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो या सेशन कोर्ट में चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट अपने पास उस केस को मंगा करके उस पर कंप्लीट जस्टिस दे सकती है। यह 142 में वर्णित है। 143 में दिया गया है राष्ट्रपति कानूनी सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 148 देखते हैं। सीएजी के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 में, यानी कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।